ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें यह दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने भारतीय टीम से उसकी ट्रॉफी चुरा ली। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारत की टीम ने साफ कह दिया था कि अगर उसे एशिया कप की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा सौंपी जाती है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि मोहसिन नकवी अपनी जिद पर अड़े थे। उनका कहना था कि भारत के खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी उन्हीं से लेनी होगी। दिमागी फितूर देखिए। लेकिन जब काफी दबाव के बावजूद भारतीय टीम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब मोहसिन नकवी के कहने पर इस ट्रॉफी को मैदान से बाहर भेज दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ जब विजेता टीम से उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों से उनके मेडल्स चुरा लिए गए, और यह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ले जाकर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिससे आपके सामने यह बात आएगी कि जिस वक्त ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई थी तब से ही फितूर किस तरह से दिख रहा था। ट्रॉफी लेकर निकले मोहसिन नकवी, ग्राउंड से ट्रॉफी लेकर स्टाफ जाता हुआ दिख रहा है। जिस वक्त ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई उस वक्त मंच पर मोहसिन नकवी के अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य खालिद अल जरूनी भी मौजूद थे। एक एक करके हम तीन चेहरे, कोई और दे सकता था, ये दोनों भी दे सकते थे। खालिद अल जरूनी थे जो यूएई के क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। उनके साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम भी मौजूद थे। तीनों को देख लीजिए। मोहसिन नकवी तो वहां पर था ही, अध्यक्ष एसीसी का, लेकिन खालिद अल जरूनी जो कि सदस्य है एसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के यूएई के, वो मौजूद थे। मोहम्मद अमीनुल इस्लाम जो कि अध्यक्ष है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, ये अध्यक्ष थे। इन दोनों से भी ट्रॉफी दिलाई जा सकती थी। अब अगर भारत के खिलाड़ी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थे तो ऐसी स्थिति में उनकी जगह खालिद अल जरूनी ये ट्रॉफी भारतीय टीम को दे सकते थे। हमारे खिलाड़ियों को मेडल्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम भी दे सकते थे। और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनके रनर्स अप मेडल्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने ही दिए। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ही अध्यक्ष हैं जो इनको इनके ट्रॉफीज दे रहे हैं, लेकिन उनसे भारत के प्लेयर्स को नहीं दिलाया। क्यों? क्योंकि लेके जाना था ट्रॉफी। इससे ये पता चलता है कि भारतीय टीम को उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल्स किसी और से दिलवाए जा सकते थे और इससे नियमों का भी कोई उल्लंघन नहीं होता, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा होने नहीं दिया। और आप देख सकते हैं इस तरह एशिया कप की ये ट्रॉफी पाकिस्तान ने हमसे चुरा ली। यहां बड़ी बात यह है कि जब भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी देने के लिए मंच पर बुलाना चाहिए था, तब मोहसिन नकवी ये कहते हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी को अचानक उन्होंने खत्म करवा दिया कि भारतीय टीम ने इस ट्रॉफी और अपने मेडल्स को लेने से इनकार कर दिया। ये एआई से क्रिएटेड तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एआई जेनरेटेड वीडियो है जिसमें दरअसल तो उसने स्टाफ से ये ट्रॉफी लेकर भगवाया था, लेकिन एआई जेनरेटेड वीडियो ये सच आपको दिखाने के लिए है कि इसके पीछे इसी मोहसिन नकवी का दिमाग था जो ये ट्रॉफी लेकर भाग रहे थे। अब बीसीसीआई इस मुद्दे को आईसीसी के सामने उठाने वाला है और बड़ा सवाल यही है कि ये जो आईसीसी का चेयरमैन निकला ये तो ट्रॉफी चोर निकला। वैसे पाकिस्तान ने इस ट्रॉफी को चुराकर ये बता दिया है कि उसका असली चरित्र क्या है, और ये चोरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने करवाई है। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट बोर्ड काउंसिल के अध्यक्ष होने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार में आंतरिक मामलों के भी मंत्री हैं। आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो सरकार दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगलती है, भारत के खिलाफ साजिश रचती है, रचने वाले आतंकवादियों का पालन पोषण करती है, ये जनाब उस सरकार का हिस्सा है और ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये शहबाज शरीफ की सरकार में मंत्री हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत की टीम खेल में राजनीति लेकर आई, उन सब लोगों को पहले मोहसिन नकवी के बारे में अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। कड़वा सच यह है कि मोहसिन नकवी ने इस एशिया कप के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने फाइनल से कुछ घंटे पहले क्या पोस्ट किया था एक्स पर, हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक्स पर एक पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया जिसमें पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को वायुसेना की यूनिफॉर्म में दिखाया गया था और इस पर लिखा था फाइनल डे। अब ये सब करने के बाद जब इतनी भद पिटी, इतनी बुरी तरह से हारे, 3 मैचेस लगातार हारे, अब कल्पना कीजिए कैसी बौखलाहट होगी। आगे हम दिखाएंगे आपको, वो उसका इंतजार कीजिए क्योंकि वो जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक है।
इससे पहले उन्होंने पोर्चुगल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक पुराना वीडियो शेयर करके भारत के ऑपरेशन सिंदूर को निशाना बनाया था। पहलगांव हमले के वक्त भी यही जनाब भारत के खिलाफ भर भर के जहर उगल रहे। 22 अप्रैल को जब पहलगांव का आतंकवादी हमला हुआ था, तब मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये एक ड्रामा है और यह हमला भारत ने खुद कराया होगा। अब ऐसे शख्स के हाथों से क्यों ट्रॉफी लेंगे हमारे खिलाड़ी? सोचिए, ऐसे भारत विरोधी घटिया मानसिकता के व्यक्ति को हमारी टीम ट्रॉफी कैसे ले लेती? उनसे हमने बिल्कुल सही किया। हमने ट्रॉफी का अपमान नहीं किया, बल्कि हमने पाकिस्तान की दूरी बनाने की कोशिश की। और आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारी टीम कल जब फाइनल मैच खेलने आई, तभी हमने ये बता दिया था कि हम मोहसिन नकवी से इस ट्रॉफी को नहीं लेंगे। बड़ी बात यह है कि मैच खत्म होने के बाद भारत के सभी खिलाड़ी मैदान पर मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कल भी खूब नौटंकी की। पहले तो फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान की टीम ने रोना धोना शुरू किया। उसके सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए। फिर लगभग 55 मिनट के बाद जब पाकिस्तान के ये खिलाड़ी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए बाहर आए, तब भी उनके तमाशे खत्म नहीं हुए थे। अभी तो बौखलाहट पूरी देखनी है आपको। एक पूरी फीचर फिल्म बन सकती है उन 55 मिनटों पर। आप पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का ये वीडियो देखिए, जिन्होंने टीम को मिले रनर अप चेक को इस तरह से फेंक दिया। और सोचिए, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी आखिर किस बात का गुस्सा घमंड दिखा रहे? पहले कुछ कर लो, मैच जीत लो एक इंडिया के खिलाफ, फिर ये ड्रामा दिखाना। पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी और हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स को तो चुरा लिया, लेकिन नियमों के तहत इन्हें वो पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। अगर ये ट्रॉफी आगे भी भारत की टीम को नहीं सौंपी गई, तो ऐसी स्थिति में इस ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स में रखा जाएगा, जो दुबई में है। हालांकि यहां पाकिस्तान का कोई भरोसा है नहीं। जिस तरह भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार अपने स्कूलों में बच्चों को यह पढ़ा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा, वैसे ही पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ युद्ध में विजयी हुई थी, ये पढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह पाकिस्तान कल को अपने स्कूलों में भी ये पढ़ा सकता है कि एशिया कप में भारत की टीम जीती नहीं थी, और वो सबूत के तौर पर इस ट्रॉफी को दिखा सकता है जिसे मोहसिन नकवी ने हमसे चुरा लिया है। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि ट्रॉफी की चोरी से भारत की जीत का महत्व तो कम नहीं होता। जश्न मनाया हमने, खूब मनाया हमारे क्रिकेटर्स ने मैदान पे। आने वाले वक्त में जब भी एशिया कप के सुनहरे पन्नों को पलटा जाएगा, तब तक भारत की ये शानदार जीत पाकिस्तान की करतूतों का जवाब बनेगी। और किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो ट्रॉफी के साथ दिल भी जीते, और इस टीम ने ऐसा करके दिखाया। आप इन तस्वीरों को देखिए कि जब भारत के खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी नहीं दी गई, तो एक भी खिलाड़ी परेशान नहीं हुआ, बल्कि पूरी टीम ने प्रतीकात्मक रूप से ऐसा जश्न मनाया जैसे उनसे इस ट्रॉफी और इस टाइटल को कोई चुरा ही नहीं सकता। ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता था कि हमारे खिलाड़ियों ने ट्रॉफी की इमोजी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं, और यह भी बताया है कि हमारी असली ट्रॉफी यही है। अब चलिए मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और भारत और पाकिस्तान में क्या बड़ा अंतर है वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही वक्त पर पता चलता है कि भारत क्या चीज है, भारत क्या देश है और कैसा देश है पाकिस्तान। बड़ा अंतर क्या है? एक तरफ भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का बयान, और दोनों क्या कह रहे हैं आप खुद यहां पर पढ़िए। मैंने इस टूर्नामेंट में अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और ये देखिए, ये है हमारे कप्तान का पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम मदद के लिए और जो आतंकी हमले में जो लोग मारे गए उनके पीड़ित परिवारों के लिए, हमारी सशस्त्र बलों के लिए हम कर रहे हैं। आप हमेशा याद रहेंगे, जय हिंद। अब आइए पाकिस्तान के कप्तान क्या लिख रहे हैं वो आपको जरा दिखाते हैं, क्योंकि एक टीम के रूप में हमने भारत के हमले से प्रभावित नागरिकों और बच्चों को अपनी मैच फीस दान करने का फैसला किया है। कुछ नहीं, आतंकियों के लिए यह पैसा जाएगा, बता दिया है पाकिस्तान के कप्तान ने। अब इन दोनों बयानों में बड़ा फर्क है।
सूर्य कुमार यादव की मैच फीस पहलगांव के उन पीड़ित परिवारों को मिलेगी जो आतंकी हमले में शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तानी टीम मैच फीस लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के उन आतंकवादियों के परिवारों को मिलेगी जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। और इससे आप भारत और पाकिस्तान के बीच के इस फर्क को समझ सकते हैं। हम आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, हमारे प्लेयर्स हमारी सेना के साथ खड़े हैं, और ये पुरानी आदत के हिसाब से आतंकियों के साथ खड़े हैं। सूर्य कुमार यादव के एक मैच की फीस कितनी है? लगभग 4 लाख रुपए, जबकि पाकिस्तान के एक खिलाड़ी की मैच फीस 1,32,000 रुपए है। 4 लाख रुपए सूर्य कुमार यादव के और इनका लगभग 1,32,000 रुपए है। अब सूर्य कुमार यादव को भी सुनिए, जिन्होंने ये कहा है कि भारतीय टीम पहलगांव के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और लोगों का प्यार ही उनके लिए असली ट्रॉफी है। कह दिया जी, बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है कहना कि ये जीत मैं जो है शहीदों को डेडिकेट करता हूं। अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है, और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। तो एक तरफ आपने सूर्य कुमार यादव के आज के बयान को सुना, जिसमें उन्होंने अपनी जो निजी राशि थी उसकी उन्होंने बात की कि वो सेना को और पीड़ित परिवारों को देना चाहते हैं, और ये पुरानी एक चुनौती थी जो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता ने उन्हें दी थी कि कर दो उनके नाम। अब आज वो हो गया है, तो ये उनकी पुरानी जो बात है वो वायरल हो रही है। आज जब सूर्य कुमार यादव अपने सभी मैचेस की फीस पहलगांव के पीड़ित परिवारों को समर्पित कर रहे हैं, तब आपको हमने सुनाया आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का ये बयान, जो कि वायरल हो रहा है कि इसमें उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूछा था कि सूर्य कुमार यादव अपनी मैच फीस पहलगांव के पीड़ित परिवारों को क्यों नहीं दे देते हैं। तो वो बाइट तो हमने आपको सुना दी है। सौरभ भारद्वाज के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि जब हर मुद्दे में राजनीति को लाया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है और कैसे यही बयान बैकफायर कर जाते हैं। अगर आप इस बार के एशिया कप को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो इसके विश्लेषण में आपको 4 बातें समझ में आएंगी। ये 4 बातें क्या है? पहली बात, भारत के लिए ये एशिया कप आसान नहीं था। भारत के सभी खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस बार देश में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी अगर भारत एशिया कप में हिस्सा लेता है तो हमारे पास हारने का विकल्प तो है ही नहीं। यह दबाव हर खिलाड़ी पर रहा होगा, हमें हर हाल में जीतना था, यही उन्होंने ठानी थी और यही किया हमारे खिलाड़ियों ने। दूसरा, इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए और तीनों मैचेस में भारत की जीत हुई। अगर पाकिस्तान को इनमें से एक भी मैच में जीत मिल जाती तो वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता, और पाकिस्तान के खिलाड़ी तो अपने मन में यही ख्वाब लेकर आ रहे थे, खेल रहे थे कि वो किसी तरह भारत को एक मैच में भी उनसे जीत जाएं और इसके बाद भारत के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का बदला लें। लेकिन भारतीय टीम ने ऐसा होने नहीं दिया। यह सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति और उस जज्बे को दिखाती है जिसका नाम भारत है। तीसरी बड़ी बात, इस बार के एशिया कप में भारतीय टीम ने एक रेड लाइन खींची हुई थी जिसे हमने पाकिस्तान की टीम को पार नहीं करने दिया। हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इनमें भारत के खिलाफ दूसरे मैच में 6-0 का इशारा करने वाले हैरिस रऊफ को कल जब जसप्रीत बुमराह ने आउट किया तब उन्होंने ये दिखाया कि कैसे भारत की मिसाइलें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेसेस पर गिरी थी। आप इस पाकिस्तानी फैन का ये वीडियो देखिए जो ये कह रहा है कि हैरिस रऊफ के इशारों ने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की सेना को युद्ध भूमि में हराया था तो भारतीय टीम ने ऑपरेशन तिलक लगाकर पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट की रणभूमि में चारों खाने चित्त कर दिया। और इस ऑपरेशन तिलक में तिलक वर्मा ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त किया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये भारत के जेन जी खिलाड़ियों की टीम है जिसकी डिक्शनरी में हार शब्द लिखा ही नहीं है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं, इस टीम में आधे खिलाड़ी जेन जी युवा हैं जिनकी 28 साल से कम की उम्र है,
जिस जेनजी के नाम पर कई लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, अरे यहां तो जेनजी की फौज निकली थी मैदान पर, और वही जेनजी की फौज ने भारत को वो गर्व दिलाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप यहां देख सकते हैं कि किस खिलाड़ी की उम्र कितनी है, और मैच के हीरो तिलक वर्मा भी जेनजी युवा है। तिलक वर्मा से ही शुरुआत कर लेते हैं, 22 साल उनकी उम्र है। हर्षित राणा जिनकी उम्र 23 साल है। अभिषेक शर्मा, जूम इन करके यहां से शुरू करते हैं थोड़ा पूरे सम्मान के साथ इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जेनजी के नाम पर जो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं उनको आज ये देखना चाहिए कि हमारी टीम में कितने जेनजी खिलाड़ी थे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन मैदान में किया है। ऑपरेशन तिलक इसे कहा जा रहा है, और इसीलिए तिलक वर्मा से हम शुरुआत कर रहे हैं जिनकी उम्र 22 साल है। उसके बाद आइए हर्षित राणा पर जिनकी उम्र 23 साल है। अभिषेक शर्मा जिनकी उम्र 24 साल है। शुभमन गिल जिनकी उम्र 25 साल है। अर्शदीप सिंह जिनकी उम्र 26 साल है। और अर्शदीप के तो एक एक वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं क्योंकि वहीं पर स्टेडियम में मौजूद कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को, जो उन्होंने नौटंकी की थी भारतीयों के खिलाफ, इन्होंने वहीं पर डांस करके जवाब दे दिया। और एक से एक वो इस वक्त स्पूफ बना रहे हैं पाकिस्तान के भी खिलाड़ियों पर जो अंग्रेजी बोलने में अपनी परेशानियां दिखाते हैं। रिंकू सिंह 27 साल इनकी उम्र है। तो गिन लीजिए 6 खिलाड़ी जेनजी के। इसी के साथ साथ हमारे बाकी खिलाड़ी भी हैं। कुलदीप यादव जो 30 साल के, संजू सैमसन 30 साल के, अक्षर पटेल 31 साल के, जसप्रीत बुमराह 31 साल के, हार्दिक पांड्या 31 साल के, जितेश वर्मा 31 साल के, शिवम दुबे 32, वरुण चक्रवर्ती 33 और सूर्य कुमार यादव 34 साल के हैं। लेकिन जेनजी के इन खिलाड़ियों ने जो कमाल किया, इस टीम की औसत उम्र 29 साल है और ये सभी युवा खिलाड़ी अपने खेल से भी जवाब देना जानते हैं। और संयम देखिए, किसी ने भी कभी किसी के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहा। इन्हें यह भी पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों की इन रील्स को देखिए जिसमें ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों का अच्छे से, आराम से, ठंडा करके जवाब दे रहे हैं। अगर भारत की इस जीत को एक तस्वीर में बयां करना हो तो वो तस्वीर ये होगी जिसे पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और ये तस्वीर बता रही है कि भारत की जीत के बाद पाकिस्तान में टीवी को कैसे बचाया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, पाकिस्तान का मीडिया भारत से मिली हार के सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोगों ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को रॉ का एजेंट बता दिया है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए, भारत के खिलाफ भूले से भी कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है, लेकिन पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो पहले से गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं और अब इस हार ने तो उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया है। आप खुद ये पूरा सुनिए, हाल देखिए इनका। एक तरफ पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार वो अपनी टीम का स्वागत अंडे टमाटर से करेंगे। दूसरी तरफ भारत में भी छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अरे पाकिस्तान कुछ तो कर लो, युद्ध में भी पिटते हो, खेल में भी पिटते हो। ये आपको जरूर सुनना चाहिए। अरे पाकिस्तान को तो हर दिन हार नहीं देते, जब देखो तब हारते। अरे पाकिस्तान कुछ तो करके दिखा तू। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाती हूँ कि एशिया कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या लिखा कि पूरा पाकिस्तान हिल गया है। ये पोस्ट और इस पोस्ट की रीच आपको आज देखनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। और सबसे पहले ये जो पोस्ट प्रधानमंत्री ने लिखा उसकी आप रीच देखेंगे। बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट को पिछले 21 घंटों में लास्ट जो हमने चेक किया था 3 करोड़ 9 लाख बार देखा जा चुका है, जबकि पूरे भारत में एक्स के इतने कुल यूजर्स नहीं हैं। एक्स के यूजर्स हैं 2.5 करोड़ और इस पोस्ट को 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। यानी पूरे अगर आप देखें तो अलग अलग देशों में भी लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। इसके अलावा इस पोस्ट को अगर आप देखिए 31.5 मिलियन व्यूज भी हम दिखा रहे हैं और साथ ही जो रीपोस्ट हैं वो भी दिखा रहे हैं। इस पोस्ट को 4,52,000 लाइक्स मिले, 25,000 कमेंट्स हुए, 1,13,000 बार इस पोस्ट को रीपोस्ट किया गया। अब बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट से सबसे ज्यादा परेशानी 2 तरह के लोगों को हुई है। इनमें एक तरफ भारत के कुछ विपक्षी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट अच्छा नहीं लगा और वो खेल का राजनीतिकरण कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और उसके नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के इस पोस्ट पर हंगामा कर रहे हैं।
आप मोहसिन नकवी का ये पोस्ट पढ़िए। मोहसिन नकवी की इस भाषा से आप समझेंगे प्रधानमंत्री को पहली बात तो एक क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है। ये हमें ज्ञान दिखा रहे हैं। ये भारत के अंदर जिन्होंने लिखा है, ये हम वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। और अब एक बार आपको दिखा देते हैं जो मोहसिन नकवी ने इस पोस्ट पर लिखा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के प्रधानमंत्री के इस पोस्ट को लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने उस पर नाराजगी जाहिर की। लेकिन जब मोहसिन नकवी ने जो किया, मोहसिन नकवी का पोस्ट अब आएगा स्क्रीन पर, ये देखिए, जूम इन कीजिए। वॉर वॉज योर मेजर ऑफ प्राइड। तो मतलब उनके पूरे पोस्ट को जब आप हिंदी में पढ़ेंगे, अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार का जिक्र पहले कर चुका है। कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना सिर्फ हताशा का है और खेल भावना का। अब खेल भावना हमें मोहसिन नकवी सिखाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस भाषा से आप समझ सकते हैं कि भारत ने जो उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं ली है वो कितना सही फैसला था और क्यों उन्हें जवाब देना जरूरी था, यह भी साबित हो गया। नकवी ने खुद ही नकवी को एक्सपोज कर दिया। मोहसिन नकवी ने अपने आप को एक्सपोज करते हुए यह सब कुछ लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर, और इसीलिए यह फैसला भी सही साबित हुआ और जो सोच हमने उनको दिखाई, जो सबक हमने सिखाया, वो भी सही साबित हुआ। यहाँ एक बार के लिए हम मोहसिन नकवी को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो तो पाकिस्तान से है, उनसे कोई दूसरी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे देश के उन विपक्षी नेताओं के बारे में सोचिए जिन्हें इस बात से परेशानी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों किया, भारत के खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ली। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को इतनी बड़ी जीत मिली, तब कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कुछ नहीं लिखा। बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है और ये पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी ने भारत की जीत पर कुछ क्यों नहीं लिखा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ऐसा लगता है कि एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत से राहुल गांधी पूरी कांग्रेस सदमे में। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ उसमें वो और क्या लिखते हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का उसने विरोध किया था। ये देखिए, ये अमित मालवीय लिख रहे हैं जिसमें वो सीधा कह रहे हैं कि एक भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत की टीम को इस शानदार जीत पर बधाई देते हुए। और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि वो मैच के खिलाफ थे, वो पाकिस्तान के साथ पहलगाम हमले के बाद मैच नहीं खेलना देना चाहते थे, वो इसके विरोध में थे, इसीलिए राहुल गांधी ने भारत की इस जीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रदीप भंडारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता हैं, उन्होंने पोस्ट के जरिए सबसे पहले यह पूछा था कि आखिर राहुल गांधी जीत की बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं भारतीय टीम को। लेकिन इसके बाद बीजेपी इसी बात को मुद्दा बना रही है। उसका कहना है कि पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की थी और यह कहा कि उन्हें राहुल गांधी का माइंडसेट अच्छा लगता है। अब राहुल गांधी ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई नहीं दी तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। आज हम आपको 22 साल के जेन ज़ी युवा तिलक वर्मा की कहानी बताना चाहते हैं, जिनकी चर्चा भारत के घर घर में हो रही है और जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हमारी फौज ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किया, तो ऑपरेशन तिलक वर्मा और टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैदान में किया। तिलक वर्मा के लिए इस मुकाम पर पहुंचना कभी भी आसान नहीं था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिशियन थे, माँ एक गृहिणी थी। तिलक वर्मा को क्रिकेट खेलना बचपन से ही बहुत पसंद था। हालांकि शुरुआत में सीमित संसाधन होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वो हैदराबाद की गलियों में क्रिकेट खेलते थे और किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो गली क्रिकेट खेलते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की जर्सी पहनकर खेलेंगे। लेकिन इस सपने को तब उड़ान मिली जब क्रिकेट कोच सलीम बयाश ने तिलक वर्मा की प्रतिभा को पहचाना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करना शुरू किया। और कहते हैं कि तिलक वर्मा का बल्ला ऐसे घूमता था कि उन्हें सिलेक्टर्स देखते ही टीम के लिए चुन लिया करते थे। और पहले 16 साल की उम्र में वो हैदराबाद की रणजी ट्रॉफी के लिए चुने गए। बाद में 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में उन्हें जगह मिली। हालांकि तिलक वर्मा के नाम की सबसे ज्यादा गूंज साल 2022 में सुनी गई जब आईपीएल में उन्हें मुंबई इंडियंस ने 1,70,00,000 रुपए में खरीदा था। और आज आप देखिए कि तेलुगु परिवार का ये जेन ज़ी युवा पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहा है। और आप तिलक वर्मा की कहानी ये सीख सकते हैं इस कहानी से कि जीवन में अगर सपनों को पाने के लिए मेहनत की जाए तो वो सपने हकीकत जरूर बनते हैं। और तिलक वर्मा की कहानी ने
ये साबित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तिलक वर्मा भगवान को खूब मानते हैं। एशिया कप से पहले वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर भी पहुंचे थे और एशिया कप से पहले उन्होंने वहां पर जाकर पूजा भी की थी। इससे पहले उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के भी दर्शन किए। अब उनकी इन तस्वीरों को भी खूब वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है जीत के साथ साथ। वैसे आज पाकिस्तान के लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी टीम ने अभिषेक शर्मा की तैयारी की थी, लेकिन तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ गए, यानी शर्मा नहीं चले तो वर्मा जी चल गए। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें एक पाकिस्तानी फैन अभिषेक शर्मा के आउट होने पर स्टेडियम में भारतीय फैंस पर चिल्ला रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम इस मैच में हार गई तो यही पाकिस्तानी फैन अपनी टीम की बखिया उधेड़ रहा है। आपने इनकी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज देखी थी, वहां तमाम भारतीय बैठे हुए थे, सबने संयम बरता। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बाद में देखिए कैसे मुंह की खानी पड़े। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से लेकर आती हूं और यहां पर दिखाना चाहती हूं भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर कौन से मीम्स वायरल हो रहे हैं। ये वो मीम्स है, यहां से शुरुआत करते हैं। क्या है मृत्यु, हरे रंग की ड्रेस में भारत के खिलाफ खेलना है मृत्यु। तो ये बाहुबली का पूरा मीम जो चल रहा है, बहुत सारी मीम्स सोशल मीडिया पर चल रही है, उनमें से कुछ जो बहुत दिलचस्प है हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। हम जीत गए थे, तुम क्यों हार गए। अब हमारा वाला लाइव आता है सर, उसमें झूठ नहीं चलता। जब पाकिस्तानी फौजी सामने आया था उसने जीत का दम भर लिया था और ये बोला। फिर वो जब आगा से पूछते हैं पाकिस्तानी कैप्टन से कि भाई हम तो जीत गए थे, वैसे ही तुम क्यों नहीं जीत गए, तो उसने कहा हम क्या करें, हमारा वाला तो लाइव आता है। और कई लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर क्रिकेट मैच लाइव नहीं होता तो ये एशिया कप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जीत चुकी होती। अब आप इन मीम्स को देखते जाइए कि इनमें कैसे पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज सूर्य कुमार यादव ने हमसे बात की है और ये कहा है कि भारत के लोगों का प्यार उनके लिए असली ट्रॉफी है। सुनिए हमारे कप्तान को। पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ बताएं, जब वो सब चीज़ें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नज़र आ रहे थे। प्लेयर्स रिलैक्स्ड ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। हाँ बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली। पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। करेक्ट। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए। ने अपना पूरा मैच फी जो है वो आर्म फोर्सेस को दिया, कब आपको वो ख्याल आया और क्या है उसके पीछे? मैं जब ड्रेसिंग रूम गया, जब इतने देर हम बाहर खड़े थे, उसके बाद अंदर गया। अंदर जाने के बाद मेरे दिमाग में आया, अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। Yes. और ये आगे बहुत लगेगी हमको जब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से वो सही मोमेंट था और सही टाइमिंग था टू डू दैट थिंग। आखिरी सवाल हम बात करेंगे देश में आला मोहम्मद के नाम पर हो रहे हंगामे की। शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों की मुस्लिम भीड़ ने खूब उत्पात मचाया था। इस हंगामा को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब पुलिस दावा कर रही है कि यह हिंसा सुनियोजित थी। पुलिस के मुताबिक इत्तेहाद मिल्लत संगठन के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर मुस्लिम भीड़ ने बरेली को दहलाने की साजिश रची। इस हंगामे का मकसद बरेली में मुस्लिम समुदाय की ताकत से लोगों को डराना था। पुलिस ने सख्ती बरतकर उस दिन एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुमकिन था कि उस दिन बरेली शहर दंगों की आग में झुलसता। इस मामले में पुलिस ने तौकीर रजा समेत 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 10 FIR दर्ज की है, जिसमें 250 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। हमारे पास ऐसी एक FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि बरेली में हुई हिंसा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। पुलिस को हिंसा के बाद कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें उन्हें पता चला कि पूरे बरेली में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। पुलिस को हिंसाग्रस्त जगह से धारदार ब्लेड, जिंदा कारतूस, गोलियों के खोखे, अवैध पिस्टल, धारदार चाकू, डंडे, पेट्रोल बॉम्ब में इस्तेमाल की गई कांच की बॉटल्स और बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर मिले हैं। आला मोहम्मद के नाम पर बिना अनुमति के प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसको आयोजित करने वाले मौलाना तौकीर रजा का दावा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अब आप समझ सकते हैं कि मौलाना तौकीर रजा के दावे में कितना दम था और ये प्रदर्शन कितना शांतिपूर्ण था, क्योंकि पुलिस की FIR में क्या लिखा है। पुलिस ने यह दावा किया है कि जब मुस्लिम भीड़ ने जबरन पैदल मार्च करना शुरू किया
सड़क जाम करना शुरू किया, तब भीड़ में शामिल कुछ लोग उन्हें हिंसा के लिए भड़काने लगे। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि पुलिस मुस्लिम लड़कों को इस्लाम का पालन करने पर गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने एक आरोप के मुताबिक सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए, जिससे मुस्लिम भीड़ और ज्यादा भड़क गई। पुलिस एफआईआर के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने दावा किया है कि तौकीर रजा की मंशा पूरे शहर में दहशत फैलाने की थी। तौकीर रजा ने ही सुनियोजित तरीके से शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद उसके नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई। ये सब कुछ एफआईआर में लिखा गया है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला। उनकी योजना थी कि इन्हीं की मदद से बरेली शहर को दहलाया जाए। पुलिस एफआईआर में बताया गया है कि तौकीर रजा ने उन्मादी भीड़ को अपनी मंशा पहले ही बता दी थी। शहर को निर्देश दिया था उन्होंने लोगों को कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी होगी। एफआईआर में पुलिस ने तौकीर रजा के हवाले से कही गई ये तमाम बातें डाली है। अगर आप बरेली हिंसा की तस्वीरें देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भीड़ का मकसद क्या था। लाठीचार्ज से पहले पुलिस लगातार भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही थी। जिन लोगों के इशारों पर यह हंगामा खड़ा किया गया, उन्हें भी घर प्रदर्शन की अनुमति ना होने और घर लौट जाने के लिए कहा गया था, लेकिन भीड़ हिंसा पर उतारू थी क्योंकि उनके आकाओं ने उन्हें यही करने के लिए कहा था। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमले शुरू किए। भीड़ में शामिल जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला किया, कांच की बोतल से बनाए गए पेट्रोल बम से हमला किया। उनका मकसद पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करना था। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाए, पथराव किया, जिससे आसपास के घरों, दुकान, वाहन सबको नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दबिश देने पहुंची पुलिस पर कुछ महिलाओं ने हमला किया, उनकी वर्दी फाड़ दी। हापुड़ में आसिफ नाम के लड़के का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस आसिफ के घर पहुंची। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई करने लगी। इस दौरान आसिफ के परिवार की महिलाओं ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। हथियार लहराने वाले आसिफ को छुड़ाने के लिए महिलाओं ने पुलिस वालों से अभद्रता शुरू कर दी और चीखते चिल्लाते हाथापाई की। पुलिस वालों की वर्दी से लटक गई। महिलाओं ने उन्हें जमीन पर गिराते हुए 2 दारोगा की वर्दी फाड़ दी। इस घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा, तब जाकर आसिफ को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस से मारपीट, बदसलूकी करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और आज हरियाणा के अंबाला में भी वायुसेना ने वायु समन्वय नाम के एक अभ्यास किया है, जिसमें कॉम्बैट ड्रोन्स की ताकत दिखी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंबाला में सेना की छावनी पर पाकिस्तान ने हमले की नाकाम कोशिश की थी। अब इसके बाद अंबाला में ये युद्धाभ्यास काफी कुछ संकेत दे रहा है। सेना भविष्य के खतरों से निपटने के लिए तैयार है, जिसे मानव रहित विमानों और दुश्मन के हथियारों को काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम से नष्ट किया जा सके और दुश्मन अगर ड्रोन अटैक भी करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस अभ्यास का उद्देश्य उन खतरों का सामना करना है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई थी। इस दौरान सेना ने ड्रोन्स को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रदर्शित किए गए। इसमें 250 ग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक के ड्रोन्स थे। इस दौरान 1 किलोग्राम का एक ऐसा ड्रोन भी था जो किसी भी टैंक को उड़ाने की क्षमता रखता है। इस अभ्यास में ड्रोन्स के जरिए कन्वेंशनल मोर्टार और बम को दागने की क्षमता भी दिखाई गई और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए भी अपनी क्षमताओं को परखा गया। ड्रोन्स की काबिलियत जो आपने देखी यहाँ पर, ये जो हम ट्राई कर रहे हैं और हमारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है वो टैक्टिकल ड्रोन्स के साथ है। जो हमने एक्वायर किए हैं, बहुत हाई एंड ड्रोन्स भी एक्वायर किए हैं इंडियन आर्मी ने, और एक्स-ट्रेड हमने जो एक्वायर किए हैं। पर आज का जो एक्सरसाइज था वो प्राइमरली उन ड्रोन्स के साथ था जो हम खुद फैब्रिकेट कर रहे हैं।